या लेबर राइट्स जो है वो नहीं थे। भट्टा मजदूरों को आज़ाद करवाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन पूरी तारीख आपको बताई गई है। ये जो लॉ आया उसके बाद आया एजुकेशन देनी है तो उस वक्त से उसको खत्म कर दिया गया। लॉ का चूँकि ये एडवांसेस और ये थोड़ा सा ऐसा सिलसिला था जो कि जिसकी बैकग्राउंड थी कल्चर के साथ, सोसाइटी के साथ, हमारी नॉर्म्स के साथ, तो लॉ को जो इन्फोर्स करना है उसका मैकेनिज्म बनाया गया। लॉ का सेक्शन एडवांसेस लेने की वजूहात भी उस पर डिपेंड करती हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस करें तो पंजाब की हद तक तो काफ़ी सारे जिलों में बनी हुई हैं और मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रही तो नहीं। और पंजाब में जो DVCs हैं रिसेंटली ILO के ताउन से मुझे वो मैंने ट्रेनिंग करवाई है सारे ज़िलों में DVC की, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी की। चौधरी हमदे साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी इफेक्टिवली मैंने पहले भी एक दो दफ़ा इसको सुना है। तो एक सिविल सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बार के लोग हैं, प्रेस के लोग और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और DC की सरगर्मी में वो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी काम करती है। तैमूर रहमान और साथ हमारे तहसील साहब और मेरे तमाम दोस्तों से, ये जो दूर के एक भट्टा मजदूर का मसूल हुआ अर्ली 80s में, उसमें उसने कसूर के अंदर भट्टा मजदूरों की जो हालत ज़ात थी वो सारी एक्सप्लेन की हुई थी और वो बहुत बुरी हालत थी। तो वो लेटर जो आसमा को रिसीव हुआ, वो लेटर उन्होंने चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह साहब को भेज दिया और अफजलुल्लाह साहब ने उस लेटर की बेस पर पहला सू मोटो नोटिस जो है वो लिया। उससे पहले कभी सू मोटो नोटिस लेने का कोई रिवाज नहीं था। ये पहला सू मोटो नोटिस इसी बॉर्डर लेबर एबोलिशन एक्ट की बुनियाद बना और अफजलुल्लाह साहब ने फिर बहुत ज़बरदस्त काम किया और मुझे एजाज़ है उनकी कुछ हियरिंग्स में शरीक होने का। जब सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट हो रही थी तो उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें भट्टा मार्कान भी थे, मुंशी भी थे, मजदूर भी थे, उसमें सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने मुआशरे के तमाम लोगों को बुलाकर और सीनियर एडवोकेट्स भी, उन्होंने सबको सुना और उसकी बेस पर 88 में ये जो फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी सूरत, किसी बहाने, किसी तरीके, किसी चक्कर में ये जो बॉन्डेड लेबर है इसको हम कानूनी, इसको हम जो है वो कानूनी करार नहीं दे सकते। ये बॉन्डेड लेबर ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने जो ख़ास तौर पे लिखा, ये जो पेशी सिस्टम है सारा, ये सारा बिल्कुल गलत है। मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए ये पेशगी निज़ाम किया जाता है और पेशगी मत दें मजदूर। उन्होंने पेशगी देने से भी इनकार किया क्योंकि वो जो पैसे लिए हुए थे वो एक ख़ास सोच के तहत दिए गए थे कि ये बंदे को मैं पैसे दूंगा, ये मेरा गुलाम रहेगा। तो उसी गुलामी को तोड़ने के लिए तो ये बॉर्डर लेबर एबोलिशन एक्ट की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जिसको आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए और बॉन्डर लेबर एबोलिशन फ्रंट का बहुत शुक्रिया कि उनके सागला साहब ने उस पीरियड में और उनके साथियों ने एक ज़बरदस्त काम किया और शायद पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा भट्टा मजदूरों का इज्तिमा हुआ वो हुआ था मीनारे पाकिस्तान पर, जहाँ पर आप भी गुलाम फातिमा शरीफ थी उसमें, जिसमें शायद कोई 50,000 से ज़्यादा मजदूर पूरे पंजाब से इकट्ठे हुए थे। इस एबोलिशन एक्ट के फैसले को ग्रेजुएशन बनाने के लिए और उसी दिन ही इसको यौम आज़ादी का दिन जो है वो करार दिया गया। इसके खिलाफ फिर मालकान अदालतों में चले गए, शरीयत कोर्ट में गए। शरीयत कोर्ट ने भी कहा कि ये बिल्कुल हराम है पेशगी लेना, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए पेशगी। फिर उसके बाद वो रिव्यू में गए और रिव्यू में जाकर फिर उनके खिलाफ ये फैसला आया कि जनाब ये पेशगी हराम है, गलत है और ये गैर कानूनी है, ये नहीं देनी चाहिए। जब वहाँ से भी फैसला आ गया तो 92 में फिर पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। उस एक्ट के खिलाफ भी ये चले गए अदालतों में और 2005 में जाकर फाइनली ये फैसला आ गया कि पेशगी निज़ाम बिल्कुल गलत है और किसी किस्म का पेशगी
लेने वाला या देने वाला वो उसमें वो ये काम ना करे, ये पाकिस्तान के आइन की रूह के खिलाफ है, ये इंसानियत की रूह के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। 2005 में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले पीरियड में, जिसमें हमारे वो साथी महमूद भट्ट साहब आज हमें नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, ये पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन और लेबर बॉर्डर लेबर लिबरेशन फ्रंट, तो हर साल इस मौके पे जो है वो जुलूस निकाला। तो 2005 के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। जो मालकान है वो कहते हैं जी कि काम नहीं चल सकता अगर हम पेशगी है, ये मजदूर है जो मांगता है पेशगी, ये बिल्कुल गलत बात। आप मजदूर को मिनिमम वेज दें, ये रेट शेट का सिस्टम खत्म करें, तो कोई मजदूर पेशगी नहीं लेगा। जो 40,000 रुपया पंजाब की हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है, और अमजद जवेद साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर मजदूरों की नुमाइंदगी करते हुए मुस्लिम लीग नून के अंदर ये अपोजिशन का रोल अदा करता है। और इन्होंने बेशुमार जगह पे मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, और मुझे फख्र है मेरे ग्राइन भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहल्लेदार इलाके के भी हैं, शहर के भी हैं, और ये जो काम कर रहे हैं वो शायद तारीख में इसी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉर्डर अभी भी सारी जगहों पे मालकान जो है वो मालकान किसी जगह एक केस नहीं जीते जहाँ पेशगी का केस अदालत में गया, एक केस किसी अदालत ने मालकों के हक में नहीं किया। छोटी सतह पे जो जुडिशरी थी वो पहले कहते थे लिए तो थे, जब उनको कहते थे ये पैसे दिए गए खास सोच के तहत कि बंदे को मैंने गुलाम बनाना है, इसलिए मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, तो ये पैसे गलत दिए गए हैं, ये कोई आम रूटीन के पैसे नहीं है। अगर आपने एडवांस देना है, पेशगी देना है, 3 माह के एडवांस तनख्वाह देना है उसको, लेकिन ये जो 2-2 साल के इकट्ठे पैसे देकर फिर उसको आपने जबरन अपने कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में रख कर फिर उसको सारी उम्र अपने भट्टे से बाहर नहीं जाने देना। इसलिए जब भी भट्टा मजदूर आज़ादी की बात करता है, और PLLF ने हज़ारों मजदूरों को आज़ाद करवाया, और मैं खुद बहुत सारी जगहों पे उन मजदूरों के साथ गया हूँ जहाँ मजदूरों को थ्रेट होता था कि ये जो है ये जान को खतरा है, और ये किसी सूरत भी ये मालकान उसको नहीं छोड़ते। ये कितने हैं, मैं अब मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, अक्सर इनके MPs जो हैं वो भट्टा मालकान हैं या भट्टा मालकान के साथ मिले हुए हैं, और वहाँ पे जाके ये नकई फैमिली पूरी की पूरी, ये जो कसूर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे भट्टों के जो मालकान हैं ये चाहते हैं कि कोई मजदूर उनकी मर्जी के बगैर, उनकी सोच के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, उनके कहने के बगैर उसके भट्टे से बाहर ना जाए। ये किसी सूरत हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मजदूर मजदूरी करता है, गुलामी नहीं करता, और हमें गुलामी का ये दौर तोड़ना है। और आज भी मैं जहाँ कहता हूँ, जो भी भट्टा मजदूर जहाँ पे आया है वो पेशगी देने से इनकार करे, कोई अदालत उसके खिलाफ जो है वो फैसला नहीं देगी। आप आज़ाद हैं, जब चाहें आप पेशगी उनको ना देकर भट्टे को छोड़कर आप आज़ादी दे सकते हैं। नहीं लेनी हमने इनसे पेशगी, हमने पूरी तनख्वाह लेनी है, पूरा उजरत लेनी है, पूरे जो दाम है जो कम से कम कमीशन में मुकर्रर किए हुए हैं वो रेट जो ईट का है वो लेने हैं, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक चल रहा है। ये कहते हैं कि ये इजाज़ है भट्टा मजदूर, अब किसी भट्टे पे चले जाए, पाकिस्तान में अगर मेहनतकश तबके का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल ज़दा और गरीब तबका अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है तो ये भट्टा मजदूर हैं, जो इंतहाई मखदूश हालत में इनके घरों में कच्चे घर हैं, और उसका भी ये 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बिजली का बिल इनके जुम्मे डाल देते हैं, इनके खर्चे डाल देते हैं। इनको कहते हैं एहसान किया है, आपको घर दिया है, वो खाक घर है, आधा कमरा, ना कोई सैनिटेशन, ना साफ पानी, ना तालीम, ना सेहत का कोई सिस्टम। ये सिर्फ गुलामों को बंद करने के लिए अपने भट्टों में
पिंजरे बनाते हैं और उन पिंजरों में हमारे भट्टा मजदूरों को बंद करके उनसे फिर उसी पिंजरे का किराया भी लेते हैं और उसका जो है वो जो लेते हैं जो बाकी हम इनकी हर दलील को रद्द करते हैं। और आज फिर हमें अज़म करना चाहिए, ये जो बॉन्डर लेबर एबोलिशन एक्ट 92 पास हुआ है उसकी रूह के मुताबिक हम उस पर अमल चाहते हैं और हुकूमत ने जो माजी में इसमें तब्दीलियाँ की हैं वो भी इनको कैंसिल करें और उसके मुताबिक भट्ठा माल मकान को यकीनी बनाएं कि पेशगी ना वो दें ना वो लें, पूरी उजरत दें, हमें किसी पेशगी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मजदूरों के दरमियान हमारी इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं आप उनके लिए हर दिल अजीज़ हैं। वो इस वजह से कि जिस तरह के हमारे साथी ने पहले बात की कि आप असम्बली में हुकूमती पार्टी होने के साथ साथ आपका रोल एक अपोजिशन का नज़र आया और उस वजह से आप बहुत मकबूल हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम भी है। इसके अलावा मेरी आपसे कोई जान पहचान तो नहीं थी पहले से, आपने मेरे एक मैसेज पे मुझे जो इज़्ज़त बख्शी, मैं आपकी तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। अब जब हम बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं तो तब भी मायूसी होती है। हम आपसे कोई बहुत उम्मीदें वाबस्ता तो नहीं करना चाहते, लेकिन चंद गुजारिशात हैं जो मैं आगे जाके बात करती हूँ। यहाँ पर मौजूद मेरे बहुत सारे कायदीन, मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब मोहम्मद तहसीन साहब, फारूक तारिक साहब, मेरे बहुत ही एक नौजवान नासिर गुलजार साहब, नासिर गुलजार वेलफेयर सोसाइटी से हनीफ डोगर साहब, मजदूर किसान पार्टी से इरफान, कॉमरेड इरफान और प्रोफेसर तैमूर साहब, आप अपनी जगह एक मिसाल है। आप लम्ज़ में पढ़ाते भी हैं और हमें आप इंसानी हकूक़ की अच्छी बातें सिखाते भी हैं। और हमारा एक वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट है जिसमें ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मजदूर किसान पार्टी और गुलजार वेलफेयर सोसाइटी, पंजाब रिक्शा यूनियन और बॉन्डरी लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से हमारी लीडर रुबीना जमील साहिबा और मेरी बहुत ही अजीज़, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ये समझे कि हम कोई मुझे अजीज़ नहीं है, मुझे आप बहुत सारे बहुत काबिल एहतराम है। बुशरा खालिक साहिबा, जिनका कोई मुझे वाइस से आप हैं, आप आजकल घरों में काम करने वाली औरतों के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं। शेखुपुरा से मौजूद आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं साइमा संधू साहिबा। ये शेखुपुरा में जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं और ये भट्टा मज़दूरों को आज़ाद करवाने के लिए बिल्कुल दिन रात मसरूफ़ हैं, रज़ाकार हैं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी में हमारे साथ भी हैं शेखुपुरा की। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का रोल, उस पर भी ये शायद बात करें, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, वक्त की किल्लत भी होगी और हम सबको सुनना भी चाहते हैं, इसलिए मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं करूँगी। 1988 में बॉन्डरी लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान को दर्शन मसीह का एक ख़त मिला मीरपुर खास से और उस ख़त को फिर हमने, अल्लाह उनको अच्छी जगह जन्नत में दे, मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, हमने उनसे दरख्वास्त की, बॉन्डरी लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि आप इसमें इनकी मदद करें। तो उन्होंने कहा, जैसा कि मेरे रहनुमा फारूक साहब ने फरमाया कि आसमा जहांगीर ने वो
दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अफजलुल्लाह के नाम भिजवा दी। और मुझे याद है उनके अल्फाज, उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि देखते हैं, ये भी तारीख का एक पहला ही बाब खुलेगा, ये रकम होगी बाकायदा कि सो मोटो नोटिस पे वो लेते हैं या नहीं लेते। लिहाजा वो बहुत नाप तोल पे के काम करती थी। हमें तो यही समझ है कि उनका कोई भी फैसला, कोई भी काम, कोई बगैर बिला वजह वो नहीं होता था। तो बिल्कुल जो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही वो दरख्वास्त सो मोटो के लिए एक्सेप्ट हुई। और फिर उसमें उन्होंने सारी जो मज़दूरों की तरफ से वकालत की, वो ख़ुद मोहतरमा थी और उनके साथ एतजाज़ आसन साहब थे। सो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि ये जो 18 सितंबर, बेसिकली ये 17 सितंबर को ये डिसीजन हुआ था और फिर 18 सितंबर को मीनारे पाकिस्तान पर 50,000 मज़दूर जो कि सिर्फ पंजाब से इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये मज़दूरों का आज़ादी का दिन है। और उसमें जो बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की तरफ से जो मज़दूरों के लिए मांगी गई थी, मुतालबात थे जो मज़दूरों के, भट्टा मज़दूरों के लिए, उनको मरहूम जस्टिस अफजलुल्लाह साहब ने मनो आइन फैसले में लिख दिया। हमारी किसी बात को उन्होंने रद्द नहीं किया। सवाल ये है, आज इस फैसले को 37 साल हो गए, कोई मुझे दुरुस्त करे ज़रा, आज इस फैसले को 37 साल हो गए हैं। हम इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए आज भी आपके सामने बैठे हैं। और इस साल हमने, चूँकि सिलाब की तबाही जो है उसने पाकिस्तान में ग़ुलामी को, जबरी मुशक्क़त को और इंसानी स्मगलिंग को दुगना चुगना कर दिया है और लोगों को बेबस कर दिया है कि लोग अब ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। और लोग जो है, इंसानी स्मगली जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस खदशे के पेश नज़र कि हम जो हर साल 2-2.5 हज़ार मज़दूरों को लाहौर में इकट्ठा करते हैं, हमें उन लोगों की जो सैलाब में जिनके भट्टे बह गए, जिनके घरों का सामान लुट गया, मज़दूरों का, मालिकान की तो ईंटें ही ज़ाया हुई हैं, लेकिन मज़दूरों का तो सामान भी सारा जो है वो चला गया है। उनको तो दोबारा सामान लेने के लिए भी कहीं ना कहीं से पेशगी लेना पड़ेगी। तो हमने फिर अपने तौर पे ये फैसला किया कि हम अलहमरा हाल नंबर 1 में नहीं करेंगे, हम इसको किसी 3 स्टार होटल में भी नहीं करेंगे। हम प्रेस क्लब में थोड़े लोग बुला के आज के दिन इस मामले को भी बिल्कुल ज़िंदा रखेंगे, अपने मुतालबे को। और हमने थोड़े से लोगों को यहाँ पर इनवाइट करके, दावत दे के तमाम अपने मज़दूरों को तो कोशिश की है कि अल्लाह ने आपको आपकी शक्ल में हमें कोई मज़दूर दोस्त बंदा दिया है, तो उसमें आप कोई अपना किरदार अदा कर सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक दे। हमारा मसला ये है कि दुनिया गुलाम फातिमा को बुला के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव अवार्ड देती है। न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया गुलाम फातिमा को बुला के व्हाइट हाउस में टिप हीरो अवार्ड देती है। दुनिया गुलाम फातिमा को यूरोप में बुलाकर अरोरा अवार्ड देती है। और पाकिस्तान के अंदर हम टीवी वाले हम विमेन लीडर अवार्ड देते हैं। और फिर ग्लेट्समैन इंटरनेशनल एक्टिविस्ट अवार्ड मिलता है। मगर हमारी हुकूमतों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ज़रा जू नहीं उनके साथ रेंगती, ज़रा उनको एहसास नहीं होता कि ये बाहर की दुनिया बुला बुला के क्यों कलप रही है। आखिर इनका क्या मसला है? ये हमारे मुल्क का मसला है, हम अपने मुल्क में इसको क्यों नहीं हल करते।
और यहाँ तक कि जब कोई कमेटी बनाई जाती है, जब कोई ट्राइपार्टाइट, जब कोई कंसल्टेशन की जाती है, तो भट्टा मजदूरों की इस नाचीज को और भट्टा मजदूरों के नुमाइंदों को उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। अब आकर हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया गया है लेबर कोड के नाम पर गुलामी को सरेआम जारी रखने का एक मंसूबा, जब उस लेबर कोड में मोहतरम जनाब, अगर मैं कोई मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो मैं आपसे पेशगी माफी मांगती हूँ। जब ये लेबर कोड पर मुशावरत शुरू हुई, हमें पता चला कि इस पर मुशावरत हुई है, हो रही है शुरू, तो हमने कोशिश की कि भट्टा मजदूरों के नुमाइंदों को भी बुला लिया जाए, भट्टा मजदूरों को भी सुन लिया जाए। क्यों नहीं आप शेखुपुरा से साइमा सिंधु को बुलाते? क्यों नहीं आप पूछते भट्टा मजदूर यूनियन पंजाब के शबीर को? क्यों नहीं बुलाते आप उनको? क्यों नहीं आप गुलाम फातिमा से पूछते? क्यों नहीं आप बराह रास्त भट्टा मजदूरों को बुलाते? बताएं आपके मसाइल क्या हैं, हम कानून साजी करने जा रहे हैं। आप जबरी मुशक्कत के जब उसके खिलाफ या उसके हक में फैसले करते हैं तो हम आपके लिए, भट्टा मजदूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, लेकिन आप हमें स्टेक होल्डर समझते ही नहीं है। आप हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। आप जिसका जो दुख है, दर्द मुझे हो रही है, पूछ आप किसी और से नहीं है तो कैसे मसला हल होगा? मसाइल हमारे हैं, भट्टा मजदूर से पूछे, वो 2 वक्त की रोटी खाता है, उसकी बेटी महफूज है। आज से 2 महीने पहले एक भट्टा मजदूर की बेटी रेप हो गई। 27 दिन के बाद मैं सलाम पेश करती हूँ, मैं बुशरा खालिक को सलाम पेश करती हूँ। इन्होंने जिस मेहनत से उस मुलजिम को गिरफ्तार करवाया, जिस कोशिश से 27 दिन बाद इन्होंने FIR दर्ज कराई, मैं चूंकि बहुत अलील थी, मैं बीमार थी, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि इनकी कोई मदद कर दे। ये भट्टे से निकले हैं, घरों में काम करने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर इनके साथ ये जुल्म हो गया है। मासूम 13 साल की यकीन करे बच्ची है जिसके साथ ये हादसा हो गया। 27 दिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। हर भट्टे पे मेहनत कश बच्चियों के साथ, मेहनत कश मासूम बच्चों के साथ क्या जुल्म होता है। सर कभी हमारे साथ अलग बैठे, हम आपको सबूत दें, हम आपको हाई कोर्ट की पटिशनें आपके सामने रखें, हम आपको डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, आप हमारे ऑफिस में किसी नुमाइंदे को बिठाएं सिर्फ 4 घंटे के लिए। मजदूर किस तरह रोते तड़पते कसम कुर्सी की हालत में हमारे पास आते हैं, हमें समझ नहीं आती। हम पहले इनके कपड़े चेंज करवाए, जिन फटे हुए कपड़े में ये खातून, ये बच्ची आई है, पहले इसका जिस्म ढांपे, पहले इसका पेट भरे या पहले इसकी दरखास्त लिखे। हमें ये एक ही वक्त में 3, 4 और 5 किस्म के जब हमें ये काम करने पड़ते हैं तो हमें खुद समझ नहीं आती और हम बाज़ औक़ात बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। हमें फिर तकलीफ भी होती है। हमारा पुलिस का निज़ाम इतना घटिया है ना, इतना घटिया है ना, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये पुलिस का निज़ाम नहीं है, ये आम आदमी की इंसाफ तक रसाई नहीं है। ये भट्टा मजदूर जो कि पेशगी, मैं तो एक बात जानना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे सारे कायदीन हैं, तहसीन साहब, वह अपना रुबीना साहिबा, बुशरा, मुझे ये बताएं, आज ऐलान होगा, माजरत के साथ आज ऐलान होगा अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने का, कल अमल दरामद हो जाएगा। आज ऐलान होगा फौज की तनख्वाहें बढ़ाने का, कल अमल दरामद हो जाएगा। आज ऐलान होगा जुडिशरी की तनख्वाहें बढ़ाने का, कल से अमल दरामद हो जाएगा। हम मिनिमम वेज के लिए 2-2 साल रोते हैं और फिर जब अगला नोटिफिकेशन आता है तो भट्टा मालकन कहते हैं 50 रुपये बता देने हैं। कोई भट्टा मजदूर बैठा है यहाँ पर भट्टे
तो मिनिमम वेज कितना है? मिनिमम वेज है 3,540, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब आप देखें 1500 और 3,000 में जब 1500 रुपया रोज मेरा आप खा लेंगे, मैं कैसे जीऊंगी? मैं बच्चे को कहाँ से पढ़ाऊंगी? जबकि अदालत और पुलिस क्या कहती है? बच्चे जमने ने पालने नहीं आते, संभालने नहीं आते। और भाई आप तो हमारी मजदूरी नहीं लेकर हमें दे सकते, आपने तो हमें सिर्फ रोटी के लाले डाले हुए हैं, हम बच्चों को क्या संभालें और क्या पढ़ाएं? तो सर ये वो हकायक है। 1500 भी नहीं देते खर्चा, वो खर्चा काट के, एडवांस काट के। अच्छा ये 1500 रेट है, मजदूर बड़े ही मासूम है भाई। भट्टा मजदूर भी इतने सादे और मासूम है, इनको तो चीख मारनी नहीं आती। ये भी फारूक साहब ने दुरुस्त किया है कि 1500 रुपया मिलता है पेशगी काट के, तो फिर कहते हैं जी ये आपको 700 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा। अब ऐसे हालात में हम बच्चों को पढ़ाएं, हम बच्चों को पालें, हम उनका इलाज कराएं। सोशल सिक्योरिटी का अदारा क्या कर रहा है? भट्टा मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दिए जा रहे। सोशल प्रोटेक्शन एंड डिसेंट वर्क के अदारे कहाँ खामोश हैं? मैं बहुत एहतराम करती हूँ, हमने बड़ी मेहनत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के क़याम के लिए कोशिशें की, और हम एहतराम करते हैं मोहतरमा का जो उनको चेयर कर रही हैं आजकल। लेकिन हमें ये बताया जाए कि उन्होंने कितने भट्टों पर कितने बच्चों से चाइल्ड लेबर ख़त्म करवाने की एफर्ट्स की है। हमें कोई अदादो शुमार बताए कि उन्होंने कुछ अदादो शुमार ही कोई नोट करवाए हैं, कोई गवर्नमेंट पंजाब के सामने रखे हैं कि ये भट्टों पर इतने बच्चे जो हैं वो बदतरीन जबरी मुशक्कत कर रहे हैं। और मैं अब इससे भी आगे जाऊं तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं बदकिस्मती से लाहौर की एक सोसाइटी में रहती हूँ, वो भी मेरी एक मजबूरी थी और मजबूरी है। और वहाँ पर भट्टे से ज़्यादा घरों में मासूम बच्चों को रख के उनके साथ जो जुल्म और तशद्दुद होता है, वो कोई घर खाली नहीं है। मेरे साथ चले, एक एक घर में आपको बताऊंगी जहाँ बच्चों के साथ जुल्म होता है। और जब मैं उनकी बेगमात से कहती हूँ, उनके मालकान से कहती हूँ, एनू कर दो, इसको छुट्टी करा दे, इससे काम ना ले, तेनू की तकलीफ है, पता नहीं है और फलां कर्नल दी मैं ओ बेगम आ, तो मुझे इस तरह के भी अल्फाज का सामना करना पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई अदारे बनाए, वहाँ पर क्यों नहीं सोशल प्रोटेक्शन में आपने बुशरा खालिक या रुबीना जमील को लिया? वो करती ना, वो बताती ना आपको कि भट्टे पे इतने बच्चे हैं, घरों में इतने बच्चे हैं और फैक्ट्रियों में इतने बच्चे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें, खानापुरी नहीं करें, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर आपने सही डिलीवर करना है, अगर आपने वाकई तन काम करना है, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप सही नुमाइंदों को सही जगह पर और स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में ले। जो काम हम आपसे करवा सकते हैं और हम करवाएंगे, शायद हम गुजर जाएं, लेकिन हम इतना झंडा गाड़ के जाएंगे कि हमारी नस्लें करवा के रहेंगी। हम बहुत ही हौसलामंद हैं, हम अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर है, ये अफसोस ज़रूर रहेगा कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। गुलाम फातिमा ने, रुबीना जमील ने, बुशरा खालिक ने और बेशुमार भट्टा मजदूर औरतों ने अपनी जवानियाँ बर्बाद की इस काम के लिए, और वो ख़त्म हो गई। और आइंदा कई नस्लें जो है शायद वो बर्बाद होएगी, तो फिर शायद कोई आप जैसा मसीहा आएगा और वो फिर कोई रोशनी थोड़ी सी जला के। तो मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की है कि हम बहुत सी आपसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, लेकिन खुदारा इतना तो करें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़रूर मुशावरत में साथ रखें। वो आपकी मदद ही करेंगे, वो आपका काम करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके तालियां मारेंगे, वो आपके नारे मारेंगे, लेकिन आप एक कदम बढ़ाएं,
हम आपके पीछे होंगे, हम आपके साथ होंगे। लेकिन एवन देन आपका बहुत शुक्रिया जावेद गिल साहब, और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सकी तो भाई मेरे लिए आप सब बहुत काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, और बिलखसूस जो हमारी ख़वातीन हैं, आप वक्त निकाल के आई हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है, और इस तहरीक की एक तारीख है। जहाँ उस खत का जिक्र हुआ, उस एक कलम का जिक्र हुआ है, एक आसमा जहांगीर का जिक्र हुआ है, हम ये समझते हैं कि वो एक कदम, एक कलम, एक खत, एक फर्द, एक सोच आज हजारों की सोच है, आज करोड़ों लोगों की वो आवाज है जिसमें से आप यहाँ पर आकर कुछ लोग बैठे हैं। इसलिए कि हमारा मजदूर भट्टे पे आके काम करे या हमारे मजदूर औरतें घरों के अंदर जाकर मजदूरी करें, वो अपनी मेहनत बेचने आए हैं, वो अपना वकार और इज्जत बेचने नहीं आते। इस फर्क को ना सिर्फ ये कि हमारी सियासी जमातों, हमारे हुकूमती महकमों, हमारी सोसाइटी, हमारे मालिकान को इस बात को समझना होगा, और अगर वो नहीं समझेंगे तो वो ये ना समझें कि ये 1988 की बात है, ये तो माजी की बात है। जो जंग हमने अदालतों में जीती है, वो याद रहे कि वो जद्दोजहद खत्म नहीं हुई, वो हमारा आगाज था। हम बारिश के पहले कतरे हैं, आखिरी नहीं हैं। हम अपनी जद्दोजहद ही हमारा जिंदगी का मिशन है। मैं अपने मोहतरम अमजद साहब से बात करना चाहती हूँ इस मौके से फायदा उठाते हुए कि आप मजदूरों में आकर मजदूरों की बराह रास्त बात सुनते हैं। आपने अपने सियासी कैरियर का सबसे अच्छा काम किया है। आप घरों के अंदर मजदूरी, छुपी हुई मजदूरी करने वाले औरतों की आकर बात सुनते हैं, उनके दुख और दर्द की कहानियां सुनते हैं। हम आपके मशहूर हैं और हम समझते हैं कि आप भी इस मिशन को जारी रखिएगा उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान का तमाम मजदूर जो बाहर मजदूरी कर रहा है या छुपी हुई मजदूरी कर रहा है, और खास तौर पर वो खामोश मजदूर जिसकी आवाज हम सबको बनना है, और वो हमारा बच्चा मजदूर है, वो हमारी बच्चियां मजदूर हैं जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकती। जिस तरह से इन्होंने एक बच्ची का जिक्र किया है, आप मुझसे मेरे रोज के पूछे, मैं आपको वायलेंस की कितनी स्टोरीज बताऊं। एक दिन मेरे सामने एक लिस्ट थी कि इस महीने में हमारे पास 21 शिकायत आई हैं, उसमें से 4 जिनसी इस्तेहसाल की थी और 17 डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत। हम काम करते हैं मजदूरों के हकूक की आगाही का, तो क्या करें आगाही जिसका जिस्म भी आजाद नहीं, जिसकी सोच भी आजाद नहीं, जिसके हाथ भी आजाद नहीं, जिसकी मेहनत भी आजाद नहीं, क्या करेंगे आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ गुलाम फातिमा साहिबा की इस बात से कि शिकायत तो एक आती है, पर्चे में तो एक लिखी जाती है, काम तो हमको उसके 70 करने पड़ते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग उनको सुनते हैं, और बहुत से लोग सुनने वाले हैं, मेज के इस तरफ भी बैठे हैं तो उस तरफ भी बैठे हुए हैं, सब सुनते हैं। सुनने वालों का भी हौसला है, लेकिन सुनने वालों का एक फर्ज भी है, और हम उस फर्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उसके अंदर जहाँ जहाँ जिस लेवल पे बात होगी, अमजद साहब आपने इनकी बातें सुनी हैं, आप हमारी भी बात सुनते हैं, और कभी कभी शायद हम ऊंचा बोलते हैं, कड़वा लगता है, लफ्ज ऐसे आ जाते हैं, लेकिन आप मजदूरों की सुनते हैं। आप जो मजदूर दुश्मन कवानीन और मजदूर दुश्मन पॉलिसीज हैं, आप जो वो जुबान बोलते हैं, बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचाएं और उनका भी उसी तरह से मुहासबा करें, इसलिए कि अगर
पेश करती हूँ कि इतना मुसलसल आप जद्दोजहद करती रही हैं, आपकी तंजीम की और आपके तमाम साथियों की उस जद्दोजहद को मैं दोबारा सुर्ख सलाम पेश करती हूँ। साथियों, आज का दिन बहुत अहमियत का दिन है। आज इस दिन को मनाने के लिए मुझे भी अच्छी तरह याद है कि 18 सितंबर को माल रोड के ऊपर जब जुलूस निकला था इस बॉन्डेड लेबर के खिलाफ, के जबरी मशक्कत के खिलाफ, जिसके बारे में जावेद गिल साहब भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने और अयाज ने खुद भी बताया, उसके खिलाफ कि हम जबरी मशक्कत अब खत्म है और उसमें ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की लीडरशिप, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कारकुन, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की खवातीन शामिल थी और उनको पकड़ा गया, मजदूरों को, हमारे रहनुमाओं को और फातिमा समेत उनको गिरफ्तार करके उन पे FIR काटी गई। गो कि ये लोग इधर उधर हो गए, लेकिन एक तनाज़ा जो था वो शुरू हो गया। बहुत अलमिया है पाकिस्तान का, बुशरा खालिद ने बड़ी तफसील से बता दी, लेकिन मुझे जो कहा गया कि ट्रेड यूनियन फेडरेशन इसको किस तरह से देखती है जबकि इन पर फैक्ट्री एक्ट का इतलाक होता है, तो आज फैक्ट्री एक्ट का इतलाक तमाम उन मेहनतकशों पर होता है जो कि पाकिस्तान में सनती मजदूर हैं, जो मुख्तलिफ सनतों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गारमेंट की सनत हो, चाहे वो चमड़े की हो, चाहे वो घी की हो, चाहे वो और कोई सनत हो, उस पर फैक्ट्री एक्ट का इतलाक होता है। और जब इतलाक होता है और जब कानून साजी भी हो जाती है, कवानीन भी बन जाते हैं, तो उन कवानीन को लागू करना जो है वो ट्रेड यूनियन की भी जिम्मेदारी होती है, फेडरेशनों की भी, और हुकूमत वक्त जो एक डिपार्टमेंट बना होता है लेबर का, महकमा मेहनत का और लेबर डिपार्टमेंट, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करके ये रिपोर्ट दें कि क्या इस इदारे में, क्या इस भट्टे पर ये खामियां हैं, क्या इन मजदूरों का इस्तेसाल हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भट्टों पर फैक्ट्री एक्ट का इतलाक होता है तो आपको सोशल सिक्योरिटी के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, आपको वो तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए, आपकी छुट्टियां, आपको सालाना छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, बीमारी की छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, और आपको दीगर अलाउंस और वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत जो मराद मिलती हैं या जो हमें डेथ ग्रांट और स्कॉलरशिप बच्चों की तालीम के लिए और जो मैरिज ग्रांट जो बच्चे की शादी में मिलती है वो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जी मैं थोड़ा ही बोलूँगी, इसके साथ साथ आपको पेंशन भी जो हमारा बुनियादी हक है वो भी आपको मिलनी चाहिए। तो इस इस्तेसाल को ख़त्म करने के लिए, इस इस्तेसाल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम सब ने मिलकर एक तंजीम बनाई है जो वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के नाम से है, जिसमें 4 तंजीमें मौजूद हैं और वो 4 तंजीमें आज से काम नहीं कर रही। मजदूर किसान पार्टी को तकरीबन 20 से 25-30 साल हो गए हैं और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन 40-50 साल से काम कर रही है। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट को 30-40 साल हो गए। गुलजार वेलफेयर सोसाइटी और पंजाब रिक्शा यूनियन जो है ये वो हमारे साथी हैं जो आज यहाँ पे उनकी लीडरशिप बैठी हुई भी है, जो लेबर कॉलोनीज में रहते हैं और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। हम सब फातिमा यहाँ पर आज आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, अपने मजदूरों को जो बॉन्डेड लेबर में काम कर रहे हैं, जो भट्टा खर्च पर काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बनने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हम अमजद साहब से यही दरखास्त करेंगे कि पेशगी और ये इंसानियत गैर इंसानी सलूक जो हो रहा है, अमजद साहब इसके लिए आप एक मीटिंग कॉल करें। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, वहां पर इनके नुमाइंदे बैठे जो इनको लीड करे और वहां से जो फैसले हो वो ट्रेड यूनियन तक भी आए, हमें भी पता चले कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो है वो कितनी आप लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में फाल कर ली है और उसके फैसलों पर कितना अमल दरामद हो रहा है। तो मैं इतनी ही बात करूंगी कि जबरी मशक्कत जो है वो जुर्म है, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए।
गजा में लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तहस नहस हो गया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर अभी तक वो सांस ले रहे हैं। हमारे मुल्क में ताजी हवा में सांस लेना हमारे लिए मुश्किल कर दिया गया है, जिंदगी को तंग कर दिया गया है, बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। और वो भट्टे पर आपने देखा है, स्मगलिंग भी हो रही है, बच्चों से जबरी मशक्कत भी दी जा रही है, औरतों से भी जबरी मशक्कत दी जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क, मेरा ये ख्वाब है कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक रोशन सितारा बने, इस हिसाब से कि यहाँ पर मजदूरों को उनके काम के मुताबिक उनका हक दिया जाता है। लेबर कवानीन लागू होने चाहिए, चाहे वो भट्टे के मजदूर हो, चाहे वो ज़रूरी मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। किसानों की बात होती है, फारूक तारिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे भी इन्होंने मौका दिया कि मैं उन रैलीज में उन जगहों पे जाकर मैं वहाँ पे बात करूं। मैंने वहाँ पे देखा कि मेहनतकश खवातीन, किसान औरतें, भट्टे की औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मैं आप जो यहाँ पे जितनी खवातीन बैठी हुई हैं, आप सबको सलाम पेश करती हूँ। और आज मैं अहद करती हूँ कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान से बेरोजगारी को और ये बेइंसाफी को और ये जबरी मशक्कत को और आपके हुकूक आपको नहीं दिला देंगे। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਲ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ذاتی ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 216 ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਮਾਰੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ وہ بہت بہتر آرڈیننس ہے اور یونیورسل کے بارے میں گل کرنی چاہیے۔ اور پھر اہم چیز ہے کہ لیبر انسپیکشن یقین کرو نہ ہونے نہ ہونے کے برابر ہے کہ جڑا کوئی انسپیکٹر جانا بھی نا سارے نظر دے وہ بھی ایک رکاؤ مال ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھنا انسانیت کی توہین ہے، برائے مہربانی انسٹیٹیوشنلائز کریے، مل کے کریے یا تسی کرو، ایک کمیٹی سیٹ اپ کر لینے ہیں جیڑی کہ بنیادی 5-6 کام کر کے سانو جواب دے۔ وہ کوئی ریسرچ کمیٹی نہیں گی، اس کمیٹی نو دیکھنے والے اسی تیمور رحمان صاحب نے کہا گے کہ انہوں نے ہیڈ کرن اس کمیٹی نو، کچھ لوگ اسی دے دیں گے۔ ذرا ایک سیمپل ہی لے کے ڈاکٹر صاحب یہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح یہ بنیادی کچھ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے ڈی وی سیز کی بات کر رہے تھے گل صاحب، یقین کریں جو میرا تھوڑا بہت اندازہ ہے 80% سے زیادہ ڈی وی سیز فنکشنل نہیں، مور دین 80% ہے گھر بیٹھے۔ وجیلنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں کئی مہینے ہوتی، پھر کوئی شرم ہے آدھی گل ہے تسی کمیٹیاں فارم بائی دا گورنمنٹ کسی تھوڑے تحت اینی بڑا ایشو ساڈے غریب کسان بانڈڈ لیبر دا بانڈڈ ہے سلیب دا کہ وہ اجے تک سین آئی سی اور جو بیگم نے اور انا نہیں بڑھ گیا سی ایم ایس آئی شناختی کارڈ تو بغیر میں اپنے ملک ہی نہیں چل پھر سکتا، ساری دنیا پھر کے آگے اپنے بدن نام بھی پوچھتے ہیں پہلے اپنا شناختی کارڈ لاؤ، واٹ اے شیم یار۔ ویسے اینی وے سانوں اودے تے توجہ دین دی لوڑ ہے، انفورسمنٹ آف منیمم ویجز کی گل کرنے کی لوڑ ہے، اور جناب کس طرح چائلڈ لیبر کی ریگولیشن کو اسی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بچیاں نال ہو رہا ہے، میرے تو پہلے بہت اسپیکر دس چکے ہیں، میں ایک ہلکا جا مذاق اکثر نہ بغیر نام لیتے کہ ایک بزرگ خاتون نے میں نے کیا کہ میں 16 سال کی بچی لیا دے، میں انہوں نے کہا میں 68 سال کی دونوں لیا دے، بس شرم کی گل ہے، یہ چنگی نیک نیتی ہے تھوڑے لوگوں۔ اینی وے
ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एवरेज 8 से 9 बच्चे जो माँ बाप पैदा कर रही है और ना मजदूरी भी कर रही है, तो इंसान है, कोई मशीन नहीं। सोचना पड़ेगा, ये बारे में इलम बताना पड़ेगा और मजदूरों को दसना पड़ेगा। जब मेरे कॉमरेड जनाब फारूक तारिक साहब आपको वो सारी तारीफ बता रहे थे कि 1988-92 में क्या हुआ और भट्टा मजदूर किस तरह इकट्ठे हुए, कितने मुख्तलिफ किस्म के केस हुए, और उनकी कि ये बात जिस तरह गुलाम फातिमा ने कही और तहसीन साहब ने भी कही, इस बात को अब 35-37 साल हो चुके हैं, यानी इस सदी का 1/3 हिस्सा गुजर चुका है। क्या मजदूरों के, मेहनत कशों के हालात में कोई बुनियादी तब्दीली आई है? जवाब आपको मिल सकता है कि आप देखें एदाद व शुमार आपके सामने है। नॉर्वेजियन ह्यूमन राइट्स फंड का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 3.19 मिलियन लोग जबरी मुशक्कत की जिंदगी में फंसे हुए, यानी इफेक्टिवली वो गुलाम हैं। हमने गुलामी का लफ्ज़ सुना है पहले भी। हम अपने बच्चों को किस्से सुनाते हैं कि फ़िरौनों के ज़माने में गुलामी थी, उसके खिलाफ कितनी अजीम बगावत हुई, हम आज भी उसको याद रखते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि रोम के ज़माने में गुलामी थी, उसके खिलाफ स्पार्टकस की कितनी ज़बरदस्त बगावत थी। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स को किस तरह गुलामी में रखा गया, उसके खिलाफ कैसी जबरदस्त तहरीकों ने जन्म लिया। आज जो अपने मुल्क में गुलामी है, आज की 21वीं सदी में, उस पर हम आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं। हमने एक कानून पास कर दिया है और अब हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं कि विजिलेंस कमेटी करेंगे। कोई विजिलेंस कमेटी नजर नहीं आ रही। विजिलेंस नजर आती है तो आईपीपी इसको बचाने के लिए तो नजर आती है, बड़े बड़े सरमायादारों के कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए तो नजर आती है, और गरीबों की जिंदगी बर्बाद हो जाए उसके लिए किसी किस्म की कोई विजिलेंस नजर नहीं आती, बल्कि उलट नजर आता है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास, तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भट्टा मालिकों को अपने अंदर शामिल करने के लिए तैयार है, मगर भट्टा मजदूरों के लिए, आज के दौर के गुलामों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मोहतरम मुकाम अकाबरीन कारकुनान और भट्टा मजदूर, तकरीबन जो मजदूर हैं सारे साथी, उनके काबर जो हैं आज सारे तशरीफ़ फरमा हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी नुमाइंदगी के लिए यहाँ मौजूद हैं। और आज एक तारीख़ी दिन है जिस पर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं चंद गुजारिशात आपके हवाले से जो आज यहाँ गुफ्तगू हुई है उस पर पेश करना चाहूँगा कि पहली बात जो मोहतरमा गुलाम फातिमा साहबा ने कही है इस हवाले से कि जो कंसल्टेशन हो रही है उसमें इनकी शिरकत। मैंने पहली मरतबा पंजाब असम्बली में, ज़ाहिर 78 साल हो गए हैं मुल्क बने को, और ये कानून भी बनते हैं, कमेटियों का भी एक निज़ाम है, वहाँ भी डेलिब्रेशन होती है, तो यहाँ आके कोशिश की है कि जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात करके फिर हम किसी चीज़ को आगे भेजें। जो आज ज़ेरे बहस मामला है आपका लेबर कोड का, मेरे पास चूँकि तमाम लीडर्स की कोई फहरिस्त नहीं थी, मैंने तो एक दावत आम दी थी
जो लीडर जिनके साथ हमारा राब्ता था उनसे ये कहा था कि आप जो भी लोग आना चाहते हैं वो आएँ, आके अपना मौक़िफ़ बयान करें, जो उनकी तजावीज़ हैं वो लेके आएँ। तो हमारी ये दावत आप तक नहीं पहुंच सकी, उस पर हम माज़रत ख्वाह हैं। ये पहले भी हमारे बात पहुंची थी, तो मैंने उस दिन भी वादा किया था कि हम इस दायरा को मज़ीद बढ़ाएंगे और आप सब लोगों के मौक़िफ़ को सुनेंगे और जहां बात होगी उसमें आपस में डायलॉग के ज़रिए किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं कम से कम जब तक हूँ वहाँ हूँ, तो मैं तो आपके लिए लड़ूंगा और अब तक लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए हमने उसको, वरना ये आते हैं कवानीन कमेटियों में आते हैं, एक दिन बात होती है, उसी दिन पास होते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन जब 2 डेलीब्रेशन हमारी उस पर हुई हैं, तो हमने उस दिन जो लेबर लीडर्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई तजावीज़ देना चाहते हैं, तो हमें इतना वक्त चाहिए। तो मैं बार बार वहाँ से, ये प्रेशर इंटरनेशनल भी है कि इसको लाएँ कानून को, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन मैं उसको रजिस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, जब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ नहीं आएगा, इस बहस मुबाहस के बाद हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे, तो मैं इसको ऐसे नहीं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। तो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ मजदूर तंजीमों की तरफ से कोई प्रपोजल्स आई भी हैं, मज़ीद भी हम देखेंगे। तो इसको बाकायदा पूरे प्रोसेस से गुजार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनपुट ले के उस पर बात करके फिर जो बात समझ में आएगी, जिस पे हम मुत्तफ़िक होंगे, उसको जो है हम आगे भेजेंगे। बाकी जो बात, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, कोई नामसाली सूरत कभी थी ना आज है। बड़ी वर्ष सूरत हाल है कि एक तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ सारे दोस्तों ने बड़ी जज्बाती बातें की हैं, बड़ी बुलंदाहंग बात की है, अच्छी भी लगती है, तालियां भी बजती हैं, लेकिन क्या अमल हमारा सबका उसके मुताबिक है या नहीं है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मेरी भी सोच के ये नज़दीक बात है जो मोहतरमा बुशरा साहबा ने की कि आपकी हालत कोई बदलने नहीं आएगा। एक हद तक आपसे हमदर्दी होगी, कोई कानून बन जाएगा। हमारा मुल्क, जो पहले ये कहा जाता है कि ये ओवर लेजिस्लेटिव मुल्क है, कि इसमें इतने कवानीन हैं, मैं रोज़ वहाँ हाउस में भी बात करता हूँ कि आप वो कानून क्यों बनाते हैं जिस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, तो ना बनाएं, झूठ ना बोलें, खुद से ना बोलें, लोगों से ना बोलें। तो इसी तरह के ये कानून हैं, बनते हैं। उस दिन भी लास्ट एक फंक्शन था, उसमें भी मैंने ये बात की थी, गालबन मोहतरमा मीना साहबा का था शायद, कि उस दिन बात हो रही थी, 37,000 था कि 40,000 जो हो जाए। तो मैंने कहा था कि आपको 37 तो मिल नहीं रहा, पहले 37 तो ले लें पूरा, उसको तो पूरा कर लें। तो वो मिल नहीं रहा, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अमल जो है उसको अमल दरामद करवाएं। चलो अब 40 हो गया है, उसको मेरी जहाँ तक कोशिश है, पहले तो यह है कि सरकार के अपने महकमे, जो हुकूमती महकमे हैं, वहाँ इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ कोशिश कर रहे थे कि पहले उन पर तो अमल दरामद हो, फिर हम प्राइवेट फैक्ट्रियों को, जो दूसरे दीगर शोबे हैं, उनको देखें। अभी नेक्स्ट वीक में हमने एक मीटिंग रखी है, उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी हद तक उसका तरीक़ाकार, कैसे कैसे तरीके लोग उसको इख्तियार करते हैं, उस चीज़ से, कानून को डाइवर्ट करने से, उससे बच के निकलने के। तो हम यहाँ जिस तरह जिसको कोशिश करते हैं कि चेक के ज़रिए उनको अदायगी हो ताकि वो चीज़ें पकड़ी जा सकें, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो आपका ये ज़रूर होगा। जो बात मैं कर रहा था कि जब तक आपने अपने खुद से बात नहीं करनी कि जो बात इन्होंने की है कि पेशगी लेने वाली, तो जब तक आप खुद अपने आप पे जबर नहीं करेंगे ना, अपने आप को रोकेंगे नहीं, तो उनसे जब बात करते हैं हम भट्टा मालकान से, वो कहते हैं जी हमने तो काम करना है, ये काम ही नहीं करते, कहते हैं जी पहले पैसे दें फिर हमने काम करना है, पेशगी लेनी है। अच्छा, तो इसलिए हमारी मजबूरी है, हम देते हैं। जब वो देते हैं तो फिर वो आपको रोकते हैं। तो आप जहां हमने ये बात करनी है कि पेशगी नहीं होनी चाहिए, ये इस पेशगी के पीछे मकसद कोई और छुपा होता है, वहाँ खुद को भी उससे रोकने के लिए कि आप भी चीज़ों को, ज़ाहिर है मुश्किल है, अखराजात ज़्यादा हैं,
और मजदूरी कम मिलती है, लेकिन उससे भी कम मजदूरी में भी लोग गुजारा कर रहे होते हैं। तो जब तक आप खुद कुछ लोग मिसाल नहीं बनेंगे तब तक शायद फिर हम ख्वाब ही देख सकते हैं, फिर उस पर उस तरह अमल होना शायद मुश्किल होगा। तो इसलिए एक तरफ अपना मुतालबा भी रखें, जैसे ये बात की जा रही है कि 3,500 रुपया उसकी है, आपकी जो 1000 ईंट की मजदूरी है उसका मुतालबा भी रखें, उसको भी पूरा करने की कोशिश करें, साथ उससे भी बचने की कोशिश करें। जब आप आज़ाद होंगे तो फिर आप ज़्यादा जुर्रत के साथ अपने मुतालबे की बात कर सकेंगे। तो इसके लिए सबको मिलके, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटियों की बात है तो उसमें भी मैं भी कोशिश करता हूँ कि अब मेरे नॉलेज में इस तरह पूरी तरह बात नहीं थी, अब अपने ज़िले की हद तक हम कोशिश करेंगे। बाकी भी जो कमेटी की मीटिंग में हम इस पे देखते हैं कि उसमें कहाँ तक इस पे अमल हो रहा है, तो उसको भी जांचने की कोशिश करते हैं। जो बात कही है प्रोफेसर साहब ने, इसको भी देखा जाना चाहिए। देखिए, जब मैं आया हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो महकमे हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं या आपके मुतल्लिका हैं या दीगर हैं, जो वसाइल की ड्रेनेज इतनी ज़्यादा है, वर्कर वेलफेयर फंड है, सोशल सिक्योरिटी है, अगर इन वसाइल को ही जो मज़दूरों की मलकियत है उनको सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो हम तादाद ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिन लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन एक पूरे हर तरफ से जोंके लगी हुई, मैंने आते ही एक कोई बिलियंस का मामला था और अब मज़दूरों की मलकियत एक जगह थी, उस पर मैंने उसको देखा, उस पर बात करने की कोशिश की, हाँ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मामला तो मज़दूरों का था। चलो मैं तो दूसरी साइड पर खड़ा हूँ, मुझे ना शामिल करें उसमें। तो मैं किसी मज़दूर लीडर ने जिनका ये मामला था कि अगर हम वो बिलियन ऑफ रुपीज़ बचाने में कामयाब होते, उसको मज़दूरों की फलाह के लिए इस्तेमाल कर सकते, तो लेकिन किसी ने उसमें मेरे साथ आके, जो मैं प्रेशर बर्दाश्त कर रहा था, जहाँ ज़ाहिर जिन लोगों के स्टेज थे वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, तो किसी एक ने ये आज तक मुझे यही नहीं कहा कि भैया आपने तो ये अच्छा मज़दूरों की लड़ाई लड़ा, हम नहीं भी खड़े हो सके लेकिन आप तो लड़ रहे थे, ठीक है ना। जो जब तक आप सिर्फ तकरीरें करेंगे, चाहे वो लीडर हो या आप हो या मैं हूँ, तो फिर उसका नतीजा कोई नहीं करता। तो इसीलिए जहाँ जहाँ भी कोई शख्स बैठा है, एक दूसरे की ताकत बने। जैसे आज आपके लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, तो जब आप ताकत बनेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज खुद को भी करेंगे, बात की प्रोफेसर साहब ने, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो जब ऑर्गेनाइज होंगे, इकट्ठे होंगे, जहाँ जहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, फैसलाबाद में वाबिल लतीफ़ ने काम किया, बहुत सारे तो नहीं लेकिन बहुत हद तक मुतालबात उसने मनवाए हैं। वो जब आप भी ऑर्गेनाइज होंगे, आपकी भी सोच की दुरुस्तगी होगी, ये लीडर जो लोग आपके काम कर रहे हैं, गुलाम फातिमा साहबा हैं, तो सारे आपका साथ साथ आपको आगाही भी देंगे कि ये काम हमें करना है। तो उसमें आप ऑर्गेनाइज भी हों, अपनी सफ़ें भी दुरुस्त करें। तो कौमों की ज़िंदगी में दिनों में कोई काम नहीं होते, ये सालों लगते हैं, लगे हुए हैं, 80 साल से पहले भी लगे हुए हैं, और भी चंद दिन लग जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी तेज़ी के साथ आप मुनज़्ज़म होंगे, अपनी सोच दुरुस्त करेंगे, ख़ुद को नफ़ी करेंगे, 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो तब आप जाके अपनी ताकत मनवा सकेंगे और अपने मसाइल भी हल कर सकेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी है और यहाँ बड़े अच्छे अल्फाज में, मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप सब दोस्तों की मोहब्बत है। बहरहाल जहाँ तक मेरा इख्तियार है, कमेटी की मेरे पास है, वहाँ मैं उससे आगे बढ़ के भी कोशिश करता हूँ। जहाँ बात करने की ज़रूरत होती है वो भी मैं करता हूँ, वो तो मेरा इख्तियार है, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ आपको समझते हैं कि ये इस कानून में तरमीम करके हम बेहतर कर सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, आप काम करके अपने फ़ोरम को इस्तेमाल करने के लिए। आपकी क़यादत जब चाहे, हर वक्त मेरा फ़ोन खुला है, कोई मेरा ये नहीं है, मेरे पास अपने पास ही फ़ोन होता है, मैं खुद ही सुनता हूँ। तो जब भी जहाँ आपकी क़यादत चाहे, जिस वक्त चाहे, मैं उनके साथ खड़ा भी हूँगा, खड़ा हूँ, और आप मज़दूरों की बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।
सॉरी जी, तो सुपर मलिक साहबा से दरख्वास्त है। सुब्बल मालिक असल में मालिक हम सुब्बल मालिक साहिबा को असल में चाहते हैं बैठाना, 2-3 मुकर्ररीन हैं, अगर आप इजाज़त तो उसमें देख लें आप। जी, हमारे दरमियान खाना सिंधु से और मेरी इंस्पायरेशन जो है वो मैडम फातिमा है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जी मैडम, और इजाज़त। इन्हीं के